कैसे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग। और पक्का आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए फिजिक्स को हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ्स की तरफ। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? ठीक है ना? तो मैथ्स की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के बारे में पढ़ते आगे। ये एक टेबल है, इसको आप याद रखना। एक एक नंबर के एमसीक्यू से वो आपसे पूछ सकता है। एक एक नंबर के एमसीक्यू इसमें से पूछ सकता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा दिस इज द डोमेन। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा -π/2 +π/2 इन क्लोज इंटरवल। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी टाइप से ये सारी सारी वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड फाइनली कॉट इनवर्स एक्स। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए सारी सारी। ठीक है ना? इनको याद रखिए और इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके आगे होंगे। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी आप याद रखिए। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है when x belongs to -1 to +1। एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ सकता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x when x belongs to क्या इंटरवल, वो याद रखना ये वाला। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो और साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है जब x belongs to दिस इंटरवल -π/2 से +π/2। अब आप कहेंगे सर दोनों में ही आंसर x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। इसमें साइन इनवर्स पहले लिखा है, इसमें साइन इनवर्स बाद में लिखा है, अंतर क्या हुआ? एक तरह से देखें तो ये एक थीटा की तरह काम कर रहा है, ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला हुआ। इसमें ये थीटा की तरह काम कर रहा है, ये साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला हुआ। तो साइन इनवर्स थीटा के लिए -π/2 +π/2 और साइन थीटा के लिए -1 to +1। इस तरह याद रखिए। ठीक है? ठीक है। साइन इनवर्स 1/x तो कोसेक इनवर्स x होगा, ये याद रखना। कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है, ये याद रखना। tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है, ये याद रखना। ओके बच्चों, इसी पर बेस्ड असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना? तो दीज आर सम असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। आगे कि नहीं आगे बताइए। ओके बच्चों, तो आगे आते हैं इधर। पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाला। आगे कि नहीं आगे बताइए। पहला वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे पूछा है इसने द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू 2π/3, है ना? ये तो एक असर्शन हुआ, उसने एक बात बोल दिया आपसे। इसका रीजन क्या दिया है? द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to π। आगे नहीं आगे? तो देखिए ये वाली आपको ये चार ऑप्शन दिए होते हैं, चार ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बातें सही हैं, ए वाली बात भी सही है और बी वाली बात भी सही है, और आर इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तब आपका ऑप्शन होगा ए। बात तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। और ए ट्रू है, बी गलत है तो सी, और ए गलत है, बी वाला सही है तो डी। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। आगे कि नहीं आगे सबको समझ में? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दीजिए। बोलो बेटा, पक्का प्रॉमिस करिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इधर आ जाइए। तो आपको बस ये चेक करना है कि पहली बात दूसरी बात सही है कि नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज 2π/3, मतलब कॉट के टेबल में कोई एक ऐसा एंगल होता हो जिसकी वैल्यू -1/√3 होती है, क्या वो 2π/3 है? चेक कर लो। कॉट 2π/3 की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो ये होगा कॉट पाई -π/3। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस का कॉट π/3, और माइनस कॉट π/3 की वैल्यू ये ही होती है। तो इसका मतलब ए वाला सही है, राइट। और प्रिंसिपल कॉट इनवर्स ये भी सही है, अभी हमने ऊपर टेबल में पढ़ा था, देखो टेबल पढ़ी थी ना, दिस इज द टेबल, दिस इज द कॉट इनवर्स वैल्यू, यही तो पढ़ा था। तो ये वाली बात भी सही है, ए वाली भी सही है और आर वाली भी सही है, दोनों ही बातें सही हैं, और इसी बात से ये एक्सप्लेन भी हो रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? आंसर आपका ए होगा। आंसर क्या होगा? ए। अब दूसरे वाले पे आ जाइए। कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर वाई है तो देन 0 to π के बीच में आएगा जी, मतलब इस y की वैल्यू 0 से π के बीच में आएगी। और साइन इनवर्स x की वैल्यू अगर y है तो इसकी वैल्यू -π/2 +π/2 के बीच में आएगी। दोनों बातें सही है कि नहीं बताइए? अरे बोलो। तो आपको ये चेक करना है दोनों ठीक हैं या फिर नहीं है। तो इसका क्या आंसर आपको लग रहा है? देखिए जरा,
इसका आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा इसका बताइए बच्चों? डी। डी का मतलब आप देखिए, डी का मतलब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए वाला फॉल्स है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। बताइए क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, दोबारा से दिखाता हूं आपको, ये 0 से पाई होती है, क्लोज इंटरवल होता है, इसमें ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। आगे कि नहीं आगे बताइए? अरे बोलिए। और इसमें तो क्लोज इंटरवल लगा, वो दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? डी होगा। ओके, आगे आइए। साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं, ये गलत बात है। साइन एक्स का होल इनवर्स इसको 1/x लिख सकते हैं, ये सही बात है। यानी कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन था ये? पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, दिस इज द डी। आगे कि नहीं आगे बताइए? अरे बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका बताइए बच्चों? डी होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखते जाइए फटाफट से। अब ये क्वेश्चन दोबारा से देखिए, साइन इनवर्स साइन 3π/4 की वैल्यू 2π/5 होती है, और साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है अगर आपका थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। आगे कि नहीं आगे बताइए? तो आप चेक करके देख लीजिए, साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू यही होती है कि नहीं होती है? चेक करना जरा। हमने क्या चेक किया बताइए? साइन इनवर्स ये साइन था, हमने इसे क्या लिख दिया? पाई -2π/5 लिख के देखो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन 2π/5 ही होगा, तो ये 2π/5 आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया? यानी कि ये सही है और ये तो आपको पता है ही है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए? ए, बोथ आर करेक्ट। आगे कि नहीं आगे बताइए? और इसके आगे ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर? साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या है? थीटा है, तो -1/2 क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। अब -π/2 से लेके +π/2 के बीच में कोई एंगल बताइए जिसकी वैल्यू -1/2 होती हो। पक्का कितना होगा बताइए? माइनस का साइन 30 होगा, साइन माइनस का 30 यानी कि π/6। आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू माइनस का π/6। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अरे बोलिए कितना आ गया बोलो बच्चों? माइनस का π/6। इसी टाइप से ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद निकालना। आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बता दूं मैं आपको, बोलिए कितना आएगा? अपने आप से निकालना। कॉस के टेबल में -1/2 कौन सा एंगल होता है? 2π/5 होता है, 2π/3 होता है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेके पाई के बीच में। आगे कि नहीं आगे बताइए बच्चों? ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और दीज आर द आंसर्स। मैच करते जाइए, चेक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? पक्का बताते जाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, पक्का यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। कर लीजिए इनको बस आप। आगे कि नहीं आगे? इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, और निकाल पाएंगे आप इसका आंसर? हिंट दे दूं? अरे हिंट दे दूं क्या? कैसे करेंगे? कॉस के टेबल में 2π/3 कौन सा एंगल होता है? मतलब 2π/3 ही आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि 2π/3 0 से लेके पाई के बीच में आता है। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होता है ना, उसी बीच में आ रहा है, तो कॉस और कॉस इनवर्स को कैंसिल कर देंगे, 2π/3 रह जाएगा। साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर ये एंगल -π/2 +π/2 के बीच में होता हो, लेकिन ये तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको बोलो? इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स, इसको लिख देंगे साइन पाई -π/3। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/3 साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन π/3। साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2π/3 और प्लस का π/3, 3π/3 दैट इज पाई। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे निकाल लेना। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है आपके पास, अपने आप निकालेंगे, दिस इज द आंसर। पक्का बच्चों करते जाना, इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। दीज आर सम आंसर्स, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पक्का आपसे एग्जाम में ऐसा कुछ जरूर पूछेगा, लिख लीजिए, एग्जाम जब हो तो चेक कर लेना। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, करना है इनको। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए दे दिए मैंने। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। थोड़ा थोड़ा पढ़ाता जा रहा हूँ,
और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस देता जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इनको आप करते रहना। आगे कि नहीं आगे बच्चों समझ में? तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमेशा m इंटू एन की फॉर्म में होती है, मतलब m रोज और r कॉलम्स होते हैं। आगे कि नहीं आगे बच्चों सबको समझ में? A11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, और ये एलिमेंट बन गया, ये दूसरी रो और पहला कॉलम ये बन गया, इसीलिए इसका नाम 1 1 और 1 2 रखा है। इसका नाम 1 1 क्यों है? कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इधर भी फर्स्ट रो इधर भी फर्स्ट कॉलम। और इसका नाम 1 2 क्यों है? क्योंकि रो तो पहले वाली है लेकिन कॉलम दूसरा वाला है। इसका नाम 1 2 क्यों है? क्योंकि 1 1 1 2 1 3 ऐसे चलता जाएगा। तो कुछ और लिखा था, ये क्या लिखा था? 3 1 था, ये 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये थर्ड रो हुआ, ऐसे करके चलता जाएगा। आगे कि नहीं आगे बताइए? अरे सीधा सीधा सा 3 2 का मतलब है थर्ड वाली रो का सेकंड वाले कॉलम का एलिमेंट। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही ये हो गया, ठीक है बेटा। m इंटू एन का मतलब m नंबर ऑफ रोज होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से लिखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना। कॉलम मैट्रिक्स, एक एक नंबर के एमसीक्यू उसमें फॉर्म में पूछ सकता है कि बताइए ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो हमें नाम पता होना चाहिए ना। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो चाहे कितने भी हों, ओनली वन कॉलम, एक कॉलम होना चाहिए, रो चाहे जितने भी हों, 2 हों 3 हों 4 हों। जैसे कि ये है, इसमें एक ही कॉलम है, रो कितने थे इसमें? 2 थे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये इसमें केवल एक ही कॉलम है, ये रो 3 है 1 2 3, तो कॉलम तो एक ही है ना, तो इसका मतलब दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता हो, हैज ओनली वन रो, तो इसमें एक ही रो है, इसमें एक ही रो है। आगे कॉलम भले इसमें 2 हैं, इसमें 1 2 3 3 है, बट रो एक ही है। मतलब जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो एलिमेंट रो होता है, सेकंड नंबर पे जो लिखा है वो कॉलम होता है, फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है वो रो होता है, सेकंड नंबर पे जो लिखा है वो कॉलम होता है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? सबको समझ में बता दीजिए, पक्का सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है? हाथ ऊपर किया करिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैं आपको बिल्कुल आपको एक घर पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर जिसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो ये 2 बाई 2 और ये 3 रो और 3 कॉलम्स, तो 3 रो 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तो एलिमेंट्स हों, इसके अलावा बाकी सब कुछ जीरो हो, इसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब डायगोनल को छोड़कर सब जीरो होता है। नेक्स्ट आएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सबके सब इक्वल होने चाहिए, चाहे कुछ भी लिख रहा हो, 2 लिख रहा हो, 5 लिख रहा हो, 8 लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, बट एक जैसा होना चाहिए और बाकी सब जीरो होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल में 1 1 1 लिख रहा हो, बाकी सब कुछ जीरो हो, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसे हम I3 लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख देता 1 0 0 1, तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसे I2 लिखेंगे। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसका नाम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हैं। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। एक ही एलिमेंट था जीरो, 6 एलिमेंट थे सब जीरो, 9 एलिमेंट्स थे सब जीरो, जो भी एलिमेंट है वो सब जीरो होने चाहिए, क्या बोलेंगे इसको? जीरो मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाती हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। दो कंडीशन कौन कौन सी बोलिए? उनका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, पहली बात। ऑर्डर का मतलब जितनी रो जितने कॉलम पहली मैट्रिक्स में, दूसरी वाली में भी उतने ही रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। पहली वाली मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है पहला वाला दूसरी वाली में पहले के बराबर, पहली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में दूसरे एलिमेंट के बराबर, पहली मैट्रिक्स का पांचवा एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में पांचवें एलिमेंट के बराबर, ऐसे सामने सामने वाले। जैसे कि ये दो मैट्रिक्स हैं इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है। क्या ऑर्डर है बताइए? इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ऐसे ही इसमें। तो क्या कहलाएगी बताइए? क्या कहलाएगी बताइए? ऑर्डर क्या कहलाएगा इसका? 2/3। 3 रो और 2 कॉलम, इसमें क्या है? 3 रो और 2 कॉलम, ऑर्डर एक जैसा है। हर एक एलिमेंट भी सेम है, पहला एलिमेंट 2 पहला एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 1 इसमें 1, इसमें 8 इसमें 8, तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है
ऑर्डर भी सेम है, मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगी। तो क्या बोलेंगे इनको, बोलिए ए एंड बी आर इक्वल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, कब बताइए, नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ये लाइन ध्यान से सुन लीजिए आप। पहली वाली मैट्रिक्स में जितने रो है कॉलम है, दूसरी में उतने ही क्या होने चाहिए, रो होने चाहिए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में पक्का इसमें कितने क्या है, रोज, इसमें क्या है, कॉलम। तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में पक्का 3 रो होने चाहिए और कॉलम चाहे जितने भी हों, मान लो 3 है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पक्का एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली वाली के कॉलम और दूसरी वाली के रो एक जैसे होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। और नई वाली जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर होता है ये। तो जो न्यू वाली मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2/3। आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया समझ में। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स का हमने इस वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, इस वाली मैट्रिक्स का इस वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका ऑर्डर कितना बताइए। इसमें इसका पहली वाली ए का ऑर्डर है, ए वाली का ऑर्डर है 2/3, 2 रो है 3 कॉलम है। इस वाली का ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल, प्रोडक्ट पॉसिबल। नई वाली जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2/2, है ना। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, नई वाली मैट्रिक्स बन गई, नई वाली का ऑर्डर क्या बना है, 2/2 ही तो बना है। आ गया कि नहीं आ गया। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, करना आता है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए जरा, करना दिखाता हूँ। करना दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आता जा रहा है ना। तो मल्टीप्लाई देखिए, आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि पहली वाली मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है। आप ये बताइए बस, नई वाली जो मैट्रिक्स बनी इसका ऑर्डर 2/2 था, 2/2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो बना लो 2 कॉलम बना लो, ऐसे कितने इंटरसेक्शन बन रहे हैं, इतने सारे इंटरसेक्शन बन रहे हैं। तो बनाइए फटाफट से। इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है, 1 1, पहली रो का पहला कॉलम। इस वाले एलिमेंट का नाम क्या है, 1 2, पहली रो का दूसरा कॉलम। इसका एलिमेंट का नाम क्या है, 2 1, दूसरी रो का पहला कॉलम। इसका नाम क्या है, 2 2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। आ गया कि नहीं आ गया। इसकी शक्ल ऐसी होगी, मैंने रफ शक्ल बना ली, मैंने रफली शक्ल बना ली कि ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 एलिमेंट कुछ आएंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 1, 1 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम, इस वाली का पहला कॉलम, मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे, 4 का पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ और तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, ये आंसर आ गया। ऐसे ही ये वाला 1 2, इस जगह पे क्या आएगा, 1 2, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो तो यही वाली है और सेकंड कॉलम ये वाला है, करो मल्टीप्लाई। 2 का 3 के साथ, इस 3 का बीच वाले के साथ और इस 5 का इस कोने वाले के साथ, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 2 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, है ना। इनका मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैंने सब कुछ कॉपी में लिखाया हुआ है, ऑल द थिंग्स आर इन योर नोटबुक, लेकिन तब भी रिवाइज कराता जा रहा हूं, देखते जाइए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, आगे कि नहीं आ गया। तो देखिए, इफ ए आई जे एम एन बी एन एम एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, पहली रो का पहला कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दें, तो जो बनेगी वो ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ ए। और डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करने का सिंबल या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स थी, इसमें पहला रो क्या था बताइए, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया,
1 2 3 को। सेकंड रो क्या था 1 7 9, हमने उसको ऐसे लिख दिया। थर्ड रो क्या था ये, हमने उसको ऐसे लिख दिया, है ना। तो रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के साथ, ट्रांसपोज बन गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, ट्रांसपोज करने से कोई फर्क ना पड़े, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, आ गया कि नहीं आ गया, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आंसर आ जाए जो पहले था। जैसे कि ये है, देखिए ये एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ, पहले रो को पहले कॉलम में लिख दो, क्या लिखेंगे बताइए, पहले रो को पहले कॉलम में लिखेंगे तो 2 5 12, 2 5 12, इसको सेकंड कॉलम बना दो 5 7 3, इसको जरा ऐसे बना दो तो 12 3 और 6, आ गया कि नहीं आ गया, देखना जरा, ये वापस वही बन गई जो पहले थी, 2 5 12 2 5 12, देखो एक जैसी है कि नहीं है। ट्रांसपोज करने से ए ही आंसर आ रहा है, ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी एक पहचान बताऊं मैं आपको, है ना, पहचान याद रखा करिए, पहचान कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डायगोनल में तो कुछ भी लिख दो, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट हैं उनको चेंज कर दो, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो, और जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो। एक मैट्रिक्स में बना के दिखाऊं, डायगोनल में तो कुछ भी लिख दो, 1 3 5, जो यहाँ पे लिखेंगे 2 वही यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 वही यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 लिख दो तो वही इधर लिखेंगे। मतलब ये थोड़ा इधर हो गया है, किसी अच्छी जगह पे बना के दिखाता हूँ, ये देखिए 1 3 और 5, है ना, जो यहाँ लिखा वही यहाँ पे लिखिए, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखिए, और मान लीजिए 7 यहाँ पर तो 7 ही यहाँ पर लिखिए, ऐसे, है ना। इस टाइप से कौन सी बनती है, सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक कैसे बनती है, ट्रांसपोज करने से -a के बराबर आंसर आ जाए, आ गया कि नहीं आ गया, a को ट्रांसपोज करें और -a आंसर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक। तो इसकी पहचान क्या है बताइए, इसकी पहचान ये है, शॉर्टकट में ये लाइन याद रखिए, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसके सारे के सारे डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं। देखिए डायगोनल में क्या है इसके, 0, बाकी सारे एलिमेंट जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिख दो, साइन चेंज कर देना, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो, साइन चेंज कर देना, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो, साइन चेंज कर देना। इसी पर बेस्ड फिर दोबारा से आएंगे असर्शन एंड रीजंस। ए और आर दोनों सही हैं, आर करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ए ऑप्शन, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो बी ऑप्शन, ए सही है बी गलत है तो सी ऑप्शन, ए गलत है और आर वाला सही है तो डी ऑप्शन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये क्वेश्चन सारे के सारे देखेंगे, ठीक है बच्चों। करते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ओके बच्चों। तो देखिए जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड 3/2 एंड 2/3 आर इक्वल। 2/3 में कितने एलिमेंट होंगे, 2 3 जा 6, इसमें कितने होंगे 3 2 जा 6, 6 ही होंगे। द टू मैट्रिसेस आर सेम इफ देयर ऑर्डर इज आइदर 3/2 और 2/3, तो ये तो गलत बात है, दो मैट्रिक का ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, तो वो इक्वल कैसे कहलाएंगे, है ना। मतलब पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बता दीजिए, सी। आगे आ जाइए, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, तो ये सही है कि गलत है, पहले ये चेक करो। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आनी चाहिए, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो बट सेम हो, और बाकी सब 0 होना चाहिए, तो ये सही बात है। आ गया, अब आगे कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम एन एम बाई एन, एम का मतलब एम रोज हैं और कॉलम भी एम है, तो मतलब स्क्वायर की जैसी बन जाएगी। इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब सारे एलिमेंट 0 होंगे जिसमें आई और जे इक्वल ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1 और 2 की बात 1 1 की बात कर रहे हैं और 2 2, अगर हम ऐसे लिख देंगे 1 1 या 2 2 तो ये तो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट ही तो होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 होते हैं। तो ये कह रहा है कि जब डायगोनल एलिमेंट नहीं थे, यानी कि आई और जे इक्वल नहीं थे, यानी कि a 2 3 था इस टाइप का, तो ऐसे एलिमेंट थे, तब ये 0 क्या होगा बताइए, होना चाहिए, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 0। और
ये नहीं, ये वाले मतलब ये जब ना हो तब ये वाले सब जीरो होने चाहिए, जब आई और जे इक्वल ना हो तब जीरो होने चाहिए, है ना। और आई जे की वैल्यू के होनी चाहिए, जब ये दोनों इक्वल हो तब के होना चाहिए, जैसे कि 1 1 है या 2 2 है, जब ये दोनों इक्वल हैं तब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, के होनी चाहिए। तो फॉर सम कांस्टेंट के, यही आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं कह रहा बताइए। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, और ये ठीक तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यही स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। और ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके मैंने आंसर आपको दे दिए हैं, ये आप खुद अपने आप से निकालना, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल कब होती हैं, पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, ये वाला 8 के बराबर होगा। सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेना। अब देख लेना कौन कौन सही है। ओके, ए आंसर आएगा, दोनों सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, मैंने आंसर्स दे दिए हैं इनके, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनके मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। चलो हिंट देता जाऊँ मैं आपको। वैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ऐसे करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। हमें इसमें 0 और 1 लिखना है यार। इस जगह पर हम या तो 0 लिखेंगे या फिर 1, इस जगह पर या तो 0 लिखेंगे या फिर 1, यहाँ पर या तो 0 लिखेंगे या फिर 1, ऐसे ही इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी। तो हर एक एलिमेंट को भरने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इस जगह के लिए भी 2 ऑप्शन, इस जगह के लिए भी 2 ऑप्शन, तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए। तो 2 की पावर कितने हो जाएंगे, 2⁻9 इज द आंसर। आ गया कि नहीं आ गया। तो राइट स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक ऐसी मैट्रिक्स लिखिए जो सिमेट्रिक भी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है ना। तो पक्का जीरो मैट्रिक्स ही होगी वो। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। जीरो मैट्रिक्स जिस सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करती है और स्क्यू सिमेट्रिक को भी वेरीफाई करती है। ओके, याद रखना, इसको याद रखने के लिए है ये। वो मैट्रिक जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों वो जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिए फिर से ये क्वेश्चन दिया है मैंने, तो इनको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते जाना अंदर अंदर। तो ये वाली मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, 2x 10 7 2 14 और 2/-6 प्लस कर लेना किस में, 3 -4 1 और 2 के साथ, इजिकल टू कितना आ जाएगा 7 6 15 और 14। सॉल्व करते जाना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, आपको AT - BT निकालना है। AT - BT क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए तो हमारे पास है 3 4 -1 2 0 1। आ गया कि नहीं आ गया। ट्रांसपोज ऑफ बी करेंगे तो इसको पहला कॉलम बना दो, -1 2 और 1। इसको दूसरा कॉलम बना दो, 1 2 और 3। अब इनको माइनस करके लिख दो। पहले में से पहला वाला माइनस करना है, यानी कि 3 में से माइनस करना है -1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4। ऐसे ही 4 में से माइनस करना है 1, कितना बचेगा 3। इसी टाइप से सारे माइनस कर लेना इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैट्रिक्स में ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो बस। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू अगर ये है, ये दोनों अगर इक्वल है तो आपको इसमें से x निकालना है। तो निकाल लीजिए। ये 2x + y, ये 3y, ये 0 और ये 4 इजिकल टू कितना। इसको ट्रांसपोज, ये ऊपर t लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको ट्रांसपोज करना है, यानी कि 6 0 यहाँ लिखना है और 6 4 यहाँ पर लिखना है। आ गया कि नहीं आ गया। इसको कंपेयर कर लो, पहले वाले को पहले वाले के साथ, 2x + y = 6, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, यानी कि 3y = 6। इसमें से x और y निकाल लीजिए। नेक्स्ट आया ये, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स a i j आर गिवन बाय दिस। तो 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, 3/2। कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। 3/2 कौन सी मैट्रिक्स होती है, 3 रो और 2 कॉलम। पहला नंबर हमेशा रो होता है, दूसरा नंबर हमेशा कॉलम होता है। बना के देखो जरा, 3/2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी। 3 रो बनाओ, 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, 1 और ये 2। आ गया। कितने इंटरसेक्शन बने, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या है,
पहली रो और पहले कॉलम का इंटरसेक्शन है, इसलिए इसका नाम 1 1 होगा। इसका नाम क्या होगा? पहली रो और दूसरे कॉलम का इंटरसेक्शन है, इसके इसलिए इसका नाम 1 2 होगा। ये दूसरी रो और पहला कॉलम 2 1, इसका नाम 2 2, इसका नाम 3 1, इसका नाम 3 2। मुझे समझ में आ गया कि इस टाइप की कोई मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 4 5 6। आगे नहीं आ गया, यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख रहे होंगे, क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो मैं सॉल्व करके निकालूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 1 निकालेंगे। 1 1 का मतलब क्या होता है? 1 1 का मतलब है कि आई भी 1 हो गया और जे भी 1 हो गया। तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू 1 1 लिख दो। क्या आंसर आएगा बताइए? माइनस आई के प्लेस पे 1 प्लस 3, जे के प्लेस पे भी 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा अपॉन 2। तो दैट इज ये बचेगा कितना? प्लस का 2 अपॉन 2। मॉडुलस ऑफ 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 अपॉन 2 दैट इज 1, यानी कि इस जगह पे 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये कौन सा एलिमेंट है बताओ? शक्ल देखो इसकी, जरा 1 2 है। 1 2 का मतलब 1 2 का मतलब हमें यहाँ पर आई के प्लेस पर 1 लिखना है और जे के प्लेस पे 2 लिखना है, तो रख दीजिए इसमें, रखिए। तो कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों? आई के प्लेस पर 1 लिख दो तो -1, जे के प्लेस पर 2 लिख दो तो 6 अपॉन नीचे, नीचे क्या लिख देंगे बताइए? ये इतना बड़ा मॉडुलस नहीं था, छोटा मॉडुलस था। मॉडुलस के अंदर आई को 1 लिख दो -1 प्लस जे के प्लेस पर 2 लिख देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। नहीं आया समझ में? तो इसी टाइप से आप कितने एलिमेंट निकालेंगे? 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, सारे एलिमेंट निकालेंगे। 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ये आई और ये जे, 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 ठीक है कि नहीं? ठीक है, निकाल लेना। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देना, मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है बच्चों। उसी के जैसा ये एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे घर पे बैठ के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं करवा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, है ना। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a, आपको ये प्रूव करना है कि इसकी मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। एमसीक्यू भी हम पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू 4 ऑप्शन दे दिए क्या होगी, ऐसे सॉल्व करवा के पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, उसकी मर्जी है ना। तो सबसे पहले आप आई प्लस ए का क्यूब निकालिए, है ना। तो इसे लिख लीजिए आई प्लस ए का आई प्लस ए, आई प्लस ए और आई प्लस ए, 3 बार आई प्लस ए लिख लीजिए, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, पहले आई का मल्टीप्लाई इस पूरे में करिए, कितना? आई इंटू आई कितना हुआ? आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए, आई का जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। अब ए का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू आई ए ही होता है और ए इंटू ए स्क्वायर होता है ना। ये आ गया, इधर कितना आ जाएगा? आई प्लस ए आ जाएगा। अब आई का स्क्वायर आई होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, ऐसे आई का स्क्वायर भी आई होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आई प्लस ए कितना हुआ? 2a। ए स्क्वायर की वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए स्क्वायर को भी हम ए ही लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा? आई प्लस ए हो जाएगा। अब देखिए आई प्लस ये कितना हुआ? 3a और ये कितना हो जाएगा? आई प्लस ए, मल्टीप्लाई करिए आई का इस पूरे के साथ, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू ए दैट इज ए। आई का मतलब एक तरह से 1 मान लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वही आएगा। तो ऐसे ही अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3a इंटू आई मतलब 3a और 3a इंटू ए दैट इज 3a स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर तो आई होता है, a प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर को भी हम a लिख सकते हैं, तो दैट इज कितना? आई प्लस 3 और 3 6 प्लस 1 दैट इज 7a। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सॉल्व करना है ना। ये क्या की वैल्यू निकली है अभी? ये क्या की वैल्यू निकली है? आई प्लस ए का क्यूब। तो हमें तो लेकिन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। आई प्लस 7a माइनस 7a कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना आंसर बचेगा? आई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? है ना, आगे बढ़िए। ये है आपका अब
अगर ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, तो आपको बी ए की वैल्यू निकालनी है और बी ए के अंदर 1 2 और 3 2 का सम करना है। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। समझ आता है बेटा सबको। और मैं क्या करना है इसमें, बी ए करना है। क्या करना है बोलो, बी ए। बी ए का मतलब बी वाली मैट्रिक्स का ए वाली से मल्टीप्लाई करना है। बी वाली कौन सी थी, 2 3 4 5 2 1। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए वाली के साथ। और ए वाली कौन सी थी, 1 -2 3 -4 2 और ये 5। पहली बात तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, जरूरी थोड़ी सारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो पहले इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना था बताइए। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। अब इसका ऑर्डर बताइए। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और नई वाली जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। 2/2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम होंगे, 2 रो और 2 कॉलम। इंटरसेक्शन कितने बने, 1 2 3 4। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। तो इस टाइप की कुछ शक्ल बनेगी इसकी, है ना। तो बनाओ। तो सबसे पहले क्या आएगा, इस जगह पर क्या आता है, 1 1। 1 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, करना मल्टीप्लाई। तो 2 का 1 के साथ और 3 का इसके साथ, तो माइनस का 12। फिर इसका इस पूरे के साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6, माइनस का 4 और प्लस का 6। फिर इसी का किस में करेंगे, इस पूरे में करेंगे। 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब क्या आएगा बताइए, 2 1। 2 1 का मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम। तो दूसरी रो, दूसरी रो कौन सी है बोलो, दूसरी रो ये वाली है। 1 मिनट। 1 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। ये हमने केवल इसके साथ करना था। 1 1 कर लिया। फिर 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करना था। जी थोड़ा गलत हो गया। 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो और दिस इज द फर्स्ट कॉलम। करिए मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 और फिर 3 का -4 के साथ, तो माइनस का 12 1 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जगह पे क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये है, ये तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड कॉलम आएगा, है ना। क्या आएगा बताइए, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम कौन सा है, एक मिनट, सेकंड कॉलम। सॉरी बच्चों, मैंने ऑर्डर गलत लिख दिया है इसका, है ना। ऑर्डर सही कर लेते हैं, जो ऑर्डर गलत लिख दिया मैंने, ऑर्डर मैंने गलत लिख दिया है ना। कैसे करेंगे, ये गलत बना हुआ है। ये पहली वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था उसमें क्या है बताइए, बी। बी वाली का मतलब ये वाली, मैंने ये ऑर्डर जो लिख दिए हैं ना, ये इनके लिख दिए हैं। पहले ए का लिख दिया, मुझे पहले बी का लिखना था, है ना। तो बी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, बी वाली मैट्रिक्स है 1 2 और 3, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है ना। तो 3/2 होगी ये, है ना बच्चों। और ऐसे ही ये ए वाली का ऑर्डर कितना बोलिए, इसमें रो कितने हैं, 2, ऐसे करके 2 रो है ना। कॉलम कितने, ऐसी लाइन है 3 है, 1 1 4 -2 2 और 3 5, 3 हो गई ना। तो ये हो गई 2/3। नहीं आया समझ में, 2 रो और 3 कॉलम, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3। 3/3 का 3 रो और 3 कॉलम ऐसे। तो इंटरसेक्शन कितने बने, इतने सारे। ये आपका आंसर आएगा। नहीं आया समझ में, इनका मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो, सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 1। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैसे निकालेंगे, तो ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम। करिए मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा बताइए इसमें। तो 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, 1 1 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 2। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस का और 3 2 जा 6। अब क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। ये क्या आएगा बताइए, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन में क्या आएगा,
1 1 1 2 1 3, अब जाएगा 2 1, सेकंड रो स्टार्ट हो गया ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 का मतलब दिस इज सेकंड रो और दिस इज फर्स्ट कॉलम। अब इस सेकंड रो का इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। तो देखिए जरा क्या आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा बताइए, 4/1, 4 1 जा 4 और 5 4 जा -20। इसी तरह सॉल्व करते जाना, ये सारे एलिमेंट निकाल लेना है इनके, और एलिमेंट निकालने के बाद उसने पूछा क्या है आपसे, उसने आपसे ये पूछा है B21 और B32 की वैल्यू बताइए। 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये रहा, कितना आएगा इसका बताइए -16, और 32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये है, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये है, तीसरी रो और सेकंड कॉलम, यही तो होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हो यहाँ पे लिख के सॉल्व करके आंसर निकाल लेना इसका। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू, कितना अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में इसको आना चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कह रहा है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू √2i2। A का मतलब कितना, कॉस एल्फा साइन एल्फा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, समझ में आ रहा है बेटा सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, ठीक है ना। तो साइन अल्फा और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा, और ये कितना हो गया कॉस अल्फा, प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। जब हम ए को ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रोज और कॉलम उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा और साइन अल्फा ऐसे आएगा, और माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐसे आएगा, इजिकल टू √2i2 का मतलब 1001, ठीक है ना। ऐड करिए इसको, ऐड जब करेंगे तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 2 कॉस अल्फा, इजिकल टू कितना हुआ, √2 का मल्टीप्लाई करिए, √2 0 0 और √2 कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 कॉस अल्फा इजिकल टू 2 √2, यानी कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो कॉस एल्फा इजिकल टू 1/√2 हो जाएगा। एल्फा 0 से लेके 48 डिग्री के बीच में, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल लिखना है, तो पक्का 1/√2 कौन सा एंगल होता है बोलिए, π/4। आ गया कि नहीं आ गया। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इसके ऊपर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको आंसर दे दिया है मैंने, खुद ही कर सकते हैं। इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसक्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने बोला था डायगोनल में सब 0 होते हैं, 0 है ही है। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होता है बट साइन चेंज होता है, तो एलिमेंट बराबर लिख दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए बस। तो जब साइन चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें तो केवल मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इधर से मल्टीप्लाई पहले इन दोनों का कर दीजिए, फिर जो आंसर आया उसमें 1x और 1 का कर देना, है ना। तो 1x और 1 इसको तो इधर ही लगा रहने दो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए। इसका ऑर्डर कितना है पहली वाली का बोलिए, 3/3, 3/3। इसका ऑर्डर कितना है 3/1। ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 होगा। 3/1 का मतलब 3 रो 1 कॉलम, 3 रो और 1 कॉलम, इतने सारे इंटरसेक्शन बनेंगे। इसका नाम होगा 1 1, इसका नाम होगा 2 1, इसका नाम होगा 3 1, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। करिए मल्टीप्लाई, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करना मल्टीप्लाई। कितना आंसर आएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का -2 के साथ, और 3 का 3 के साथ, 3 3 जा 9, 1 -4 और 9। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, क्योंकि 2 1 है ना, 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4, 5 का -2 के साथ और 6 का 3 के साथ, कितना आ गया 18। अब इसका करिए, तो 3 1 जा 3 और माइनस का 4 और 5 3 जा 15 इजिकल टू कितना 0। तो ये हो गया कितना 1x1, 1x और ये 1, ये कितना हो गया बताइए, 6 बचे। ये कितने हो गए बताइए, 18 और 22 -10 12 हो गए, और ये कितने बचे -1 14 हो गए, इजिकल टू कितना 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इसका ऑर्डर कितना है
3/1, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1, 1/1 का मतलब एक रो और एक कॉलम केवल एक ही इंटरसेक्शन बनेगा, इसका नाम होगा 1 1, पहली रो और पहला कॉलम। तो करिए इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, तो 1 का 6 के साथ, x का 12 के साथ, 1 का 14 के साथ इजिकल टू दिस 12x, है ना। तो अब ये कितने हो गए 12x और ये कितने हो गए 20 0, तो x इजिकल टू -20/12, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। काट लेना, 2 से कट जाएंगे। आगे आगे नहीं आगे बताइए, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट बारी आती है आपकी इस क्वेश्चन की, A is a 3/4 matrix and B is a matrix such that transpose of A and B transpose of A both are defined। तो आपको B का ऑर्डर निकालना है, लिख लीजिए आप। A का ऑर्डर कितना है 3/4, तो कौन बताएगा ट्रांसपोज ऑफ B का ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी, कॉलम रो में बदल जाएगी, 4/3 हो जाएगा। B इज अ मैट्रिक्स, B का ऑर्डर मुझे पता नहीं है, मान लीजिए B का ऑर्डर कितना है m/n है, B का ऑर्डर कितना है m/n, तो ट्रांसपोज ऑफ B का ऑर्डर कितना हो जाएगा n/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है A ट्रांसपोज इंटू B इज डिफाइंड, यानी कि हम ट्रांसपोज ऑफ A का और B का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, डिफाइंड का मतलब पॉसिबल है। तो कैसे पता चलेगा, ट्रांसपोज ऑफ A का ऑर्डर कितना था 4/3 और B का ऑर्डर कितना था m/n, और मैंने आपसे बोला था मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों नंबर कैसे होते हैं सेम, तो इसका मतलब m की वैल्यू 3 होगी, बात नंबर 1। आगे कहता है B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, ये भी पॉसिबल है, B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A भी पॉसिबल है। तो B का ऑर्डर कितना था m/n और ट्रांसपोज ऑफ A का ऑर्डर कितना था, ट्रांसपोज ऑफ A का ऑर्डर था 4/3, तो इसका मतलब कितना हुआ बताइए, ये दोनों वैल्यू भी एक जैसी होंगी तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हुआ, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इसका मतलब जो B वाली मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर कितना हुआ m/n, m का मतलब 3/4। आगे आगे नहीं आगे बताइए। आगे बारी आती है आपकी A ये है, fx ये है, तो आपको fa की वैल्यू निकालनी है। तो सबको पता है fa इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट fa कैसे निकलता है, x को हटा के a लिखते जाओ, इसमें x को हटा के a लिखते जाओ, तो दैट इज a² -2a -3। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो अपने आप से हम I2 लिख देंगे, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब किसी भी नंबर का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम उसमें अपने आप से 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने से 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी। अब a² कैसे निकलेगा, a इंटू a का मतलब 1 2 2 1, एक बार और a लिख दो 1 2 और 2 1, माइनस का 2 a लिखो 1 2 2 1 और माइनस का 3 i लिखो 1 0 0 1 इजिकल टू कितना 0 0 0 0। आ गया कि नहीं आ गया, इसको सॉल्व करते जाओ, बस नहीं आया समझ में तो मतलब शो करना था, तो इसको 0 लेके मत चलिए, सॉल्व करना था, तो मतलब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वो अपने आप ही 0 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 लेके नहीं चलना, इसकी वैल्यू निकालनी है, fa इज इक्वल टू दिस, सॉल्व करते जाइए। तो बस सॉल्व कर लो इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा बताइए, इनका इसका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और कितना आएगा बताइए 1 + 4 और फिर कितना आएगा 2 + 2, ये 1 2 का 2 1 के साथ, और 2 1 का कैसे करेंगे बोलिए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, इसका करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ये क्या था बताइए माइनस का 2x था, तो यहाँ प्लस लगा के -2 को अंदर घुसा दो, तो -2 -4 -4 -2 प्लस लगा के -3 को अंदर घुसा दो, 0 -3 0 0 और ये -3, इनको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा, ये तो 5 आ गया, ये -2 और ये -3, तो ऐसे ही इसको, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ -4 और ये कितना हुआ 0, आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही करते जाइए, सारे 0 0 आ जाएंगे, ये 4 ये -4 तो ये भी 0 आ जाएगा, ये 3 और 3 और ये -3, ये कितना आया था, ये वाला एलिमेंट चेक करो जरा, -2 है ना, तो चेक करो जरा, ये भी 0 ही आएगा, चेक करो कहीं पे कुछ रह गया होगा, तो ये वाला एलिमेंट पहले ये वाला चेक करो, ये कौन सा 2 2 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 2 जा 4 होगा बेटा जी, यहाँ पर 4 होगा ना,
तो यहाँ पर 4 होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 5, माइनस का 2 और ये माइनस का 3, ये भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे एलिमेंट 0, तो दिस इज अ 0 मैट्रिक्स। आ गया कि नहीं आ गया सबको समझ में? बैक कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी समझ में आ रहा है बेटा सबको? अब इसके आगे आपका ये क्वेश्चन है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है ना? तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करिए। मान लीजिए आपकी जो गिवन मैट्रिक्स थी, कौन सी वाली? ये वाली। ये कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मिनट के लिए आप इसे ए बी माइनस बी ए को पी मान लो और पी का ट्रांसपोज करके देखो कि आपका क्या आंसर आता है। बी ए का होल ट्रांसपोज करिए, तो हम इसे बी ए का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जब भी होल ट्रांसपोज करते थे उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं, बट ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी। अब क्योंकि बी और ए कैसी मैट्रिक्सेस हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज करने से ए ही आएगा, तो बी का ट्रांसपोज करने से बी आएगा, ए का ट्रांसपोज ए होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का पी, यानी कि पी को ट्रांसपोज करने से माइनस पी आ रहा है, मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, आपको ये दिया हुआ है और ए वाली एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको ए की और बी की वैल्यू निकालनी, तो निकाल लो जैसे मैंने अभी निकाला था। ए स्क्वायर का मतलब कितना? ए इंटू ए, यानी कि 3175, 3175 प्लस का ए, आई का मतलब 1001 प्लस बी और ए का मतलब कितना? 317 और ये 5। सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते करते ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? आपके लिए छोड़ रहा हूँ, निकालना, मल्टीप्लाई करते जाना। इनका मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मैं? 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7, ये कितना आएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, तो 3 और 5। इसी टाइप से मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना a 0 0 a, इसका मल्टीप्लाई कर लेना 3b b 7b और ये 5b। सॉल्व करते जाइए बस, नहीं आया समझ में? इनको ऐड करके आपके a की b की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी टाइप से एक और ये क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मैं दो लाइनें लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओ। आगे सबको समझ में है ना? तो इसको मैं दो लाइनें लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए पहले ए का, तो ए स्क्वायर और ए बी। अब बी का मल्टीप्लाई करिए तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? आ गया कि नहीं आ गया बताइए? और ये कितना था? ए स्क्वायर और ये कितना था? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए। ये कंडीशन लिख के सॉल्व करते जाना है ना, तो आपकी ए की और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? समझ में आ गया बच्चों सबको? क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ए वाली मैट्रिक्स है, हम इसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख रहे हैं, पी प्लस क्यू की फॉर्म में, है ना? इसमें से पी वाली क्या थी? सिमेट्रिक, तो पक्का पी का ट्रांसपोज करने से पी वापस आना चाहिए। और क्यू वाली क्या थी? स्क्यू सिमेट्रिक, तो पक्का क्यू को ट्रांसपोज करने से माइनस क्यू आना चाहिए। तो ऐसी दो मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो याद रखना। पी वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, और जो क्यू वाली मैट्रिक्स होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। आ गया कि नहीं आ गया? तो बस करते जाओ जैसे इसने बोला है। तो पी वाली मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकलेगा, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए का मतलब ये रही मैट्रिक्स, देखिए 2 -1 2
4 0 0 -3 और -2 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे तो उसको ट्रांसपोज कर दो, मतलब पहले वाले रो को पहले कॉलम में लिख दो। 2 -1 2 3 4 0 0 -3 और ये -2। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारी पी वाली मैट्रिक्स कहलाएगी। तो 1/2 बोलो कितनी बन जाएगी जी? 3 और पहले वाले को ऐड कर दो, 4 हो गई। सेकंड वाले में सेकंड वाले को, तो -1 और 3 दैट इज 2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा आगे वाले में, नेक्स्ट वाले में 2 आ जाएगा, इस वाले में 8 आ जाएगा, इस वाले में -3 आ जाएगा। ये क्या लिखा था मैंने बच्चों? ये क्या चीज़ है जी? ये ट्रांसपोज किया है ना पहली वाली को, तो ये लिखा होगा पहला वाला, ये 2 है। पहला वाला जो रो था माइनस कितना 2 -1 और 2, तो 2 होगा ये, है ना। तो ऐड करो, ये कितना हो गया 2, इसको ऐड करिए, -3, इसको ऐड करिए, ये कितना था? ये -2 था ना, -2 था, तो -2 था। और ये कितना था? ये भी -2 था, तो ये कितना हो गया? -4 हो गया। लेकिन हमें 2 का डिवाइड भी करना है, 1/2 करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 1 1 1, ये कितना आ गया? 4, ये कितना आ गया? -3/2, ये कितना आ गया? 1 -3/2 और ये 2 आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही पता चल रहा है इसको सिमेट्रिक है कि नहीं है। डायगोनल में तो कुछ भी लिख दो, जो ये एलिमेंट है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे आ गए, है ना। अब ऐसे क्यू निकालेंगे, क्यू कैसे निकालेंगे? 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आप निकाल लेना, और फिर सबसे एंड में P + Q करके दिखा देना, वो A आंसर आ जाना चाहिए, आपका वेरीफाइड हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ठीक है कि नहीं ठीक है? बोलो, पक्का समझ में आ रहा है बच्चों सबको? निकालते जाइए। तो एक पार्ट मैंने किया है, ये वाला आप खुद कर लेना। इसके आगे स्टार्ट होता है आपका डिटर्मिनेंट। एक अच्छा टॉपिक है डिटर्मिनेंट, इंपॉर्टेंट है। माइनर और कोफैक्टर आपने पढ़े थे, माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन, ठीक है कि नहीं ठीक है? तो माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच Aij लाइज। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे करके, है ना, 1 2 3 4 5 8 2 1 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो अगर आपको इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट की रो को कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है ना। ये लिखा है ना, डिलीट कर दो ith रो और jth कॉलम को जिसमें Aij आ रहा था, इसके अलावा जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? इसका माइनर बोलेंगे। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर का मतलब आपको साइन और लगाना है, प्लस माइनस का। ये रहा Aij = -1 की पावर ij। जैसे कि मैंने ये 1 1 के लिए निकाला, तो -1 की पावर मैंने A11 के लिए निकाला, तो ये भी i हो गया, ये j हो गया, तो 1 + 1। और यहाँ पर तो वो निकलेगा ही, इस एलिमेंट को, इस रो को, कॉलम को छोड़ के बाकी जो 4 एलिमेंट बचे थे उनको डिटर्मिनेंट आ गया भी नहीं आ गया। अगर मुझे एलिमेंट 2 1 लेना है तो -1 की पावर 2 + 1, यानी कि -1 बाहर आ जाएगा, और बाकी तो 2 1 वाला एलिमेंट कौन सा होता है? दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, ये होता है। इसको छोड़ दो ऐसे करके, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन सबका क्या निकालना पड़ेगा हमको? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स Aij वेयर Ai इज द कोफैक्टर ऑफ Aij। मतलब कोफैक्टर्स निकाल के उसको ट्रांसपोज करना है। मतलब मान लो आपके पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर C11 C12 C21 और C22 उनको कोफैक्टर निकालना है, उसको ट्रांसपोज करना है, तो जो आंसर आएगा वो एडजॉइंट ऑफ A आएगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में आपको? ठीक है ना। इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, इनवर्स ऑफ A = 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसे याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब ये साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उस लीनियर इक्वेशन में आपके पास ये है ना, सॉल्व करने का मेथड। आपके पास केवल यूनिक कौन सा मेथड है बताइए? यूनिक सॉल्यूशन वाला। कौन सा मेथड है बोलो?
यूनिक सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी पूछ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जब देगा तो वो केवल यूनिक सॉल्यूशन का ही पूछेगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? समझ में आ रहा बच्चा सबको? आता जा रहा है कि नहीं आता? बता दीजिए मुझे सबको आता है, हाथों पर किया करिए अपने, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन पूछेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का, केवल प्रॉपर्टी पूछ सकता है कि यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 3 इक्वेशन इस टाइप से दी होंगी, उनको आप ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद इसे a मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो जब ax इक्वल टू b बन जाएगा, जब x निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स b। तो आप a का इनवर्स निकाल लिए और b में मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, ये याद रखना। हमने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही लिखा था ना। ये तब निकलता है जब डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो। कौन सा सॉल्यूशन हो बोलो? यूनिक। तो देखिए a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स निकल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंट अ यूनिक सॉल्यूशन। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट हमने निकाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब 2 कंडीशन होंगी, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब कौन सा सॉल्यूशन है ये कैसे पता चलेगी? इसके लिए आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा सबको? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बताते जाइए मुझे, प्लीज बोलते जाइए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b की वैल्यू निकालेंगे। अगर 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा बताइए, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर हमने एडजॉइंट ऑफ b निकाला और वो 0 आ गया, 0 आ गया तो क्या होगा, तब वो क्या कहलाएगा बताइए? या तो क्या होगा बताइए, सिस्टम may be either consistent or inconsistent according to the system has infinitely many solutions or no solution। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको infinitely many solutions बोलेंगे। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अरे बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले वाले नोट की तरफ। अगला वाला नोट है हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखिए। मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर कहते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया बेटा सबको? आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, बोलते जाओ यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब सिंगुलर कहलाते हैं अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट लैम्डा ए लिखा है, मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा है 2a 3a कुछ लिख रहा है, तो उसकी पावर n लगाते हैं हमेशा। n का मतलब जो भी उसका ऑर्डर हो, 3/3 है तो यहाँ पर 3 पावर लगा दो, 2/2 तो ऊपर पावर 2 लगा दो। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू हमेशा सेम आती है। कितनी आती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आती है। और ये एक फॉर्मूला इसे याद रख लीजिए, इस पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछेगा पक्का। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर n-1। कितना फॉर्मूला होता है बोलो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n का मतलब ऑर्डर। आ गया? ये भी कुछ फॉर्मूले हैं, इनको भी याद रखिए। अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए बी का होल इनवर्स यानी कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनवर्स का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का इनवर्स वो एक ही बात होती है। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या ए का ट्रांसपोज वो एक ही बात होती है। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, एक ही आंसर आता है। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी पर बेस्ड है हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड है मेरे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों सबको समझ में आ रहे होंगे, है ना? देखते जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये कह रहा है इसमें से x की वैल्यू कितनी होगी, डिटरमिनेंट खोलना है बस। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा बताइए? x² माइनस 36 और इसका कितना आया 36 माइनस ये भी 36 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, दिस इज द आंसर। आगे कि नहीं आ गया सबको समझ में? ऐसे ही आगे वाला करिए। Cij डिनोट द कोफैक्टर ऑफ Pij ऑफ मैट्रिक्स दिस, यानी कि Cij का मतलब है ij वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो आपको 3, 1 और C23 की वैल्यू निकालनी है। तो C31 का मतलब
को फैक्टर पूछ रहा है, तो 3 1 का मतलब -1 की पावर 3 + 1 और डिटर्मिनेंट निकालिए 3 1 वाले एलिमेंट का। 3 1 कौन सा होता है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाला। इसके लिए ये रो भी छोड़ दो और ये कॉलम भी छोड़ दो। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका हमें क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट निकालना होगा इन 4 एलिमेंट का, है ना। निकालिए, कितना आएगा? कितना आएगा बोलिए? 3 - 4, ये तो आ गया, इन 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3। 2 3 कौन सा होता है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम ये होता है। तो इसके लिए इसकी रो भी छोड़ दो और इसका कॉलम भी छोड़ दो। बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे, कौन कौन से बचेंगे बोलो? कौन कौन से बचेंगे बोलो? कौन कौन से बचेंगे बोलो? ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया। 1 -1 बचा, 3 और 2 बचा। सॉल्व कर लो इनको। 2 1 जा 2, पहले ये मल्टीप्लाई माइनस ये वाला, तो -3 आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। कितने हो गए बोलो? ये माइनस का 1 बचा इधर, और ये कितना बचा? 5, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ना -1 ही तो बचेगा, ये 5 बचेगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, +5 आ जाएगा, दैट इज ए। आ गया कि नहीं आ गया? इसी टाइप से इन सारे एलिमेंट को निकालते हैं। ये प्रॉपर्टी है, लैम्डा भी लिखा था ना ऊपर, लैम्डा लिखा था, तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि n का मतलब 3 ऑर्डर है, तो 3 पावर हो जाएगी। दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी चीज बात सही है? डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज द राइट आंसर। ये डेफिनेशन होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ नंबर, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ नंबर एसोसिएट टू अ मैट्रिक्स, नहीं गलत है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस दिस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सबको आगे नहीं आगे बताइए। ऐसे इनको सॉल्व करते जाइए आप, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये सारे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करना इन सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, नोट करना है इनको, सॉल्व करना है इनको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। तो करते जाइए। यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेना, कितनी निकलेगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 5 निकलेगी, है ना। तो आ गया कि नहीं आ गया? मैट्रिक्स ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 हो जाएगा, इजिकल टू कितना? ए है, ए मैट्रिक्स आ गई, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5, तो α² इक्वल टू 9, तो α इक्वल टू +-3। आगे कि नहीं आगे बोलो? अरे बोलो। ऐसे इनको सॉल्व करते जाइए। ये एक प्रॉपर्टी थी, आपको ध्यान होगा मैंने बोली थी, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के क्या ले लें, सारे के सारे एलिमेंट्स ले लें और उसी के कोफैक्टर ले लें, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। आगे कि नहीं आ गया? तो 1 1 और 1 1 का ही कोफैक्टर, 2 1 2 1 का कोफैक्टर, और 1 1 1 2 और 1 3, तो दिस इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से आप इनको करते जाएंगे। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। प्रॉपर्टी याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 फॉर्मूला बोला था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ऑर्डर एक कम हो जाएगा, दिस इज द आंसर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप करना इनको, सारे के सारे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं आएंगे तो मुझसे पूछना, कल आपके इन सारे क्वेश्चंस की क्या लूँगा मैं? एक क्लास लूँगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को नोट करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ओके बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले भी नोट करिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और जो नहीं आ रहे हैं वो मुझसे पूछते जाइए, ठीक है ना। कल आपकी क्लास होगी और क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा, उस टाइम पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बोलिए। ये सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप करिए। स्टार्ट with your benefits, start with your beliefs which will lead your thoughts,
which will create your actions which will produce your results, और रिजल्ट ही हमारा टारगेट है कि नहीं है? सबका टारगेट रिजल्ट ही तो होता है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।